आइए आपको सुनाते हैं चंपारण की कहानी। बात 1765 की है, जब उस समय बिहार के चंपारण क्षेत्र नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। तब चंपारण बेतिया राज्य का हिस्सा हुआ करता था। यहाँ नील के 36 अंग्रेज ठेकेदार और 23 नील व्यापारी रहते थे। उस समय वहाँ का मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने 1765 ईस्वी में बंगाल और बिहार का दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। उस समय चंपारण क्षेत्र में नील की खेती के दो परंपरा उपलब्ध थी। एक थे जिरात, दूसरा असामी वार। जिरात में कोठी वालों की जमीन होती थी, जिसमें किसान अपने हल और बैल की सहायता से नील बोते थे, लेकिन मजदूरी के नाम पर बहुत ही कम पैसा दिया जाता था। दूसरी ओर असामी वार, इसमें अंग्रेज ठेकेदार रैयतों के माध्यम से नील की खेती करवाते थे। वहाँ के किसान से उस समय रैयत के रूप में 1 बीघा में 5 कट्ठा पर नील की खेती करवाते थे। इन दोनों व्यवस्थाओं से किसान बहुत परेशान रहते थे, क्योंकि नील की खेती से जमीन की उर्वरा शक्ति कम होती थी और उन्हें उपज भी कम होता था। लेकिन उस समय राहत की बात यह थी कि अंग्रेज किसानों को नील की खेती करने के लिए प्रति एकड़ कुछ पैसे देते थे। अंग्रेजी ठेकेदारों ने किसानों को थोड़ी सी राहत देते हुए 1867 में एक नया नियम बनाया, जिसमें प्रत्येक बीघा में 5 की जगह अब 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य था। अब इसे 3 कठिया प्रणाली के नाम से जानने लगा। 3 कठिया प्रणाली ही चंपारण के किसानों का शोषण का मुख्य कारण था। इससे परेशान होकर चंपारण आंदोलन से पहले किसानों ने शोषण के खिलाफ आवाज भी उठाई थी। 1860 ईस्वी में नील किसान हरिश्चंद्र मुखर्जी के नेतृत्व में आंदोलन भी किया गया था और 1866 से 1888 के बीच बिहार के दरभंगा और चंपारण के नील उत्पादकों ने विद्रोह किया था। ऐसा नहीं था कि चंपारण के किसान ने आवाज़ नहीं उठाई। चंपारण के किसानों ने कई बार सरकारी कार्यालय में आवेदन भी दिए, पर बात नहीं बनी। अंत में रैयत किसानों ने नील बोना ही बंद कर दिया, जिससे अंग्रेजी सरकार ने किसानों से पानी के लिए 3 रुपया प्रति एकड़ से रकम वसूलना शुरू कर दिया और मनमाने तरीके से उन पर कई और अन्य लगान लगाया गया, जिससे किसानों की स्थिति और भी बदतर हो गई। इतना ही नहीं, 1907 में नील किसानों के अत्याचार के खिलाफ किसानों द्वारा एक गुप्त संगठन का भी निर्माण किया गया, जिसमें महेश नारायण ने बिहारी नामक समाचार पत्र के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहा, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ला ने इस समस्या को लेकर कांग्रेस और गांधी जी के समक्ष उठाने का कार्य शुरू किया। राजकुमार शुक्ला ने कानपुर में प्रताप समाचार पत्र के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी से जाकर मिले और कृषक के शोषण के बारे में बताया। बात 4 जनवरी 1915 की है। गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपने समाचार पत्र प्रताप में चंपारण में अंधेरा नामक लेख का प्रकाशन किया और उसने राजकुमार शुक्ल को महात्मा गांधी से मिलने का सलाह दिया। जब राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से मिलने साबरमती आश्रम पहुंचे तो उनकी मुलाकात गांधी जी से नहीं हो सके। कुछ समय बाद दिसंबर 1916 में जब लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, तब बिहार के प्रतिनिधित्व के रूप में ब्रजकिशोर प्रसाद, हरिवंश शाह, रामदयाल प्रसाद साहू, पीर मोहम्मद मुनीस और पंडित राजकुमार शुक्ल भी भाग लिए। तब राजकुमार शुक्ला जी ने चंपारण के किसानों की समस्या जानने के लिए गांधी जी से चंपारण आने के लिए अनुरोध किया। लखनऊ अधिवेशन में ही चंपारण से संबंधित प्रस्ताव को पास किया गया और गांधी जी ने भी चंपारण आने का राजकुमार शुक्ला का निमंत्रण स्वीकार किया। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि राजकुमार शुक्ला बिहार के हजारों लोगों पर से नील के कलंक को धो देने के लिए कृत संकल्प थे।
गांधी जी कोलकाता जाने के क्रम में 9 अप्रैल 1917 को राजकुमार शुक्ला के साथ पटना पहुँचे। गांधी जी इस संबंध में कहते हैं कि अनपढ़ निश्चयमान किसान ने मुझे जीत लिया। गांधी जी सबसे पहले मुजफ्फरपुर पहुँचे और वहाँ आचार्य जेबी कृपलानी जी से मुलाकात की। फिर उन्होंने मुजफ्फरपुर में बिहार प्लेंटर एसोसिएशन के मंत्री J.M. विल्सन से मुलाकात की, लेकिन उसने गांधी जी को मदद करने से मना कर दिया। पुनः गांधी जी तिरहुत डिवीजन के कमिश्नर L.F. मोसर्ड से मुलाकात की। चंपारण आने के बाद गांधी जी ने विभिन्न जगहों पर सभाएं की और लोगों से मिले। इस क्रम में गांधी जी की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। लोगों की भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। अनंततः सरकार ने आंदोलन के स्वर को नीचा करने के लिए 10 जून 1917 को एक जांच कमेटी की नियुक्ति किया, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। 4 अक्टूबर 1917 ईस्वी को जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी तथा सरकार ने रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात 18 अक्टूबर 1917 को प्रकाशित कर दिया। इस रिपोर्ट के आधार पर 4 मार्च 1918 को चंपारण अधिनियम का निर्माण किया गया। इस अधिनियम के द्वारा तिनकठिया प्रणाली का अंत कर दिया गया और रैयतों के लगान घटा दिए गए। अन्य कर को अवैध घोषित कर उसे समाप्त कर दिया गया। इस तरह एक तरह का काला कानून बिहार से खत्म हो गया। इसी के साथ मिलते हैं अब अगली कड़ी में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।